तो पिछले क्लास में आपने इन्वर्स लेना सीखा था किसी मैट्रिक्स का विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, वेक्टर किसे कहते हैं। और जहाँ तक कि आप सबको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ यानी दोनों उसमें रहें तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैथमेटिक्स में भी देखिए ऐसा होता है। मैथमेटिक्स वैसे भी तो वैसे फिजिक्स और मैथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट मैथमेटिक्स में जैसे आपका अलग अलग डायमेंशन वाला हो गया, ठीक है ना। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हो गया, अगर मैं कह दूं आर क्रॉस आर में लिख दूं तो आर क्रॉस आर में क्या आएगा, आर क्रॉस आर में एक्स कॉमा वाई टाइप का आएगा। अगर इस पॉइंट पे विचार करें आप, तो ये इस प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है। देखिए, इसका पोजीशन शो कर रहा है और ये कितना दूरी बता रहा है एक्स, और ये कितना बता रहा है वाई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें दो बातें हो गई। देखिए, एक तो वो कहाँ पर है, उसका नाम है एक्स वाई, और वो कितना दूरी पे है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको आप वेक्टर में लिखते तो भी आप कैसे लिखते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लिखते आप, वेक्टर ओपी लिखते। तो ये देखिए, ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है पी एक्स वाई, और इसका मॉड क्या हो जाता, ओपी का क्या हो जाता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने जो भी आपको बताया कि यह एक पोजीशन को भी शो कर रहा है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मॉड भी है, मतलब इसका पता कर सकते कितना दूर है, राइट। तो इसी तरीके से वेक्टर हम लोग यहाँ भी स्टडी करेंगे। हालांकि वेक्टर स्पेस अभी अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। जब आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना होगा तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए वेक्टर स्पेस का डायरेक्टली रिलेशन ग्रुप थ्योरी और इस सब चीज़ों से है, ठीक है। तो फिलहाल में हम आते हैं। तो आपकी मैट्रिक्स भी देखिए वेक्टर है, जितनी मैट्रिसेस होती है ना वो सब भी वेक्टर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 1 2 3 4 बोल दूँ, तो 1 2 3 4 ABCD का नाम है। अगर मैं 1 2 3 4 बोल दिया तो ये ए बी सी डी नाम है, ठीक है। और इसका मॉड ले लिया तो कितना आ जाएगा, 4 - 6 मतलब -2 आ गया। तो देखिए, इसके वैल्यू भी है और इसका क्या है, वैल्यू भी है, और इसका क्या है, डायरेक्शन भी है। तो दोनों है यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए देखिए, अगर वेक्टर्स हों कुछ, चाहे जैसे भी वेक्टर्स आप ले लीजिए। अच्छा, आर स्क्वायर आर का अगर हम बात करें, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर, यही हुआ। तो इसमें जो भी वेक्टर्स आते हैं एक्स वाई टाइप के आते हैं। एक्स वाई मतलब इस टाइप के मैट्रिक्स एक्स वाई टाइप के, तो ये कितने हो गए, 1 × 2 के हो गए। यानी इस अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करे तो 1 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो फिलहाल में ये जो है हम लोगों ने ऐसे ही कुछ वेक्टर्स लिए हैं, चाहे 1 × 2 चाहे 2 × 3 चाहे 2 × 2 या जो भी हो, सारे के सारे सेम टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये मैंने वेक्टर्स लिया है, एन वेक्टर्स है, और ये स्केलर्स है, मतलब फील्ड के एलिमेंट हैं। तो एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर, सबको लेकर के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इस एडिशन को ही हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे वेक्टर का जो डिग्री एक होनी चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन में। वैसे भी डिग्री बढ़ती तब है जब दोनों का गुणा होगा, ठीक है ना। और वेक्टर वेक्टर गुणा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप सबको पता है सारे वेक्टर का गुणा नहीं होता, और हम जो काम कर रहे हैं सारे वेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो सारे वेक्टर्स के लिए जो कॉमन वर्क होता है वो ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैं कह दूँ 1 2 और 2 4 का गुणा कर दीजिए, सेम टाइप के ये दोनों हैं, तो क्या गुणा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है ये वेक्टर्स के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाते हैं, स्केलर वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो ये हमने जो लिखा है A1 x1 + A2 x2 + डॉट an xn, इसे बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे की बात, अब हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। तो इस इंडिपेंडेंसी को समझने के लिए जरा ये देखिए, मैंने A1 x1 + A2 x2 बराबर 0 कर दिया, यहाँ से x2 बराबर ये लिख दिया। अगर x2 x1 पे डिपेंड होता, तो अगर डिपेंड होगा तो ये बदलेगा, है ना। इसके साथ जो कोफिशिएंट बदलेगा तो ये श्योर है बदलेगा, यानी इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा। लेकिन अगर जिसको मल्टीप्लाई करेंगी वो एग्जिस्ट करना चाहिए तब ना आपका ये आएगा रिजल्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको कैसे कह देंगे। तो अगर A1 A2 दोनों जीरो हो जाए तो 0/0 बन जाएगा ना, बोलिए। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। आखिर में आप x1 से क्या मल्टीप्लाई करके ले आओगे, तो कहेंगे x2 x1 पे कोई निर्भरता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 0/0 केस बन रहा है, ठीक है ना। और अगर कहीं इसमें से मान लीजिए A2 नॉन जीरो हो जाए और A1 जीरो हो जाए,
तो भाई x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0x1 हो जाएगा। 0x1 होते ही क्या कहेंगे, तो एग्जिस्ट कर गया तो x2 को x1 पे डिपेंड ले लेंगे। और अगर कहीं मान लीजिए a1 a2 दोनों जीरो ना होते, दोनों कुछ वैल्यू होती, तो x2 मान लीजिए 1/2 होता, तो x1, तो ये क्या हो गया, x2 x1 पे डिपेंड हो गया, है कि नहीं। तो ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की, तो वो सारा का सारा दारोमदार इन स्केलर्स पे होगा, ठीक है ना। अगर ये स्केलर से जीरो जीरो हो गए, मतलब सारे स्केलर जीरो हो गए, तो दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और अगर जीरो नहीं हुए तो क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो वही बात है। तो सबसे पहले जितने वेक्टर दिए गए हैं उनको आपस में लीनियर कम्बिनेशन कर लीजिएगा, बराबर जीरो कर लीजिएगा। अगर सारे स्केलर जीरो आ गए तो सारे वेक्टर को आप क्या बोलिएगा, तब वेक्टर को बोलिएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कब बोलिएगा, जब इनका लीनियर कम्बिनेशन करा लीजिएगा। अगर सारे स्केलर में से कुछ या सभी नॉन जीरो आते हैं तो आप लीनियरली डिपेंडेंट बोलिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि इनको चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो मैंने तीन वेक्टर x1 x2 x3 नाम दे दिया आपका, ठीक है। अब इसमें से a1 a2 a3 जो है आपके फील्ड के ले लिया, मतलब स्केलर ले लिया, और तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर कर दिया। अब करेंगे तो देखिए पहला वाला जोड़िएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 3a1 प्लस 2a2 प्लस 5a3, फिर ऐसे ही सब कर लीजिए बराबर में जीरो, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है 1x3 की है, तो ये भी मैट्रिक्स 1x3 की लिखनी पड़ेगी आपको। ये कर लिया। अब तीनों तुलना कर लीजिए, जीरो जीरो तीनों बराबर कर लीजिए, कर लिया। अब तीन इक्वेशन आपके बन गए। अब देखिए तीन इक्वेशन आपके बन गए, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको तीन मेथड बता रहा हूँ। तीन मेथड में से एक मेथड आप जानते हैं, कौन सा मेथड आप जानती हैं, आप मेथड वो जानती हैं जिसमें आप एक दूसरे से घटा वटा करके a1 a2 a3 की वैल्यू लेकर के आती हैं, ठीक है ना। तीन मेथड आपके पास हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको, ये तो आप कर लेंगे रूल नंबर 1 जो मैंने कहा कि एक दूसरे से घटा वटा करके आप पता कर सकती हैं। दूसरा मेथड ये है कि जो तीन इक्वेशन है तीनों को लिख डालिए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए किसी दो से। तो a1 को लिखिए और इसे कवर कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 1 2 और 1 5, वो लिख लिया। 1 5 को शिफ्ट करिए, a2 को कवर कर लीजिए, तो 1 5 को शिफ्ट कर लिया। अब ये बचा 1 3, 1 3 लिख दिया। 1 3 को यहाँ शिफ्ट करिए और a3 कवर कर लीजिए, तो 1 3 यहाँ हो गया, तो ये 1 2 बचा, ये लिख लिया आपने। तो a1 बाई 5 माइनस 2 3, a2 बाई 3 माइनस 5 माइनस 2, और a3 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको k सपोज कर लीजिए, बराबर ये मिल गया आपको। अब सुनिए, ये k का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो नॉन जीरो एनीथिंग। तो इसको चेक किया जाए, इसको यहाँ रख करके चेक किया जाए। तो चेक करते हैं। तो देखिए 3k माइनस 2k माइनस k, 3 दूना 6, और 3 दूना 6, और 2 तिहाई 6, तो -6 जीरो हो गया, मतलब 6 और 6 माइनस में जीरो हो गया। अब ये देखिए 4 माइनस माइनस 4k, ये नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन कब नॉन जीरो, जब k का मान नॉन जीरो रहेगा। अगर k का मान 1 रख दिया जाए तो ये 3 माइनस 2 और माइनस 1 है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। एक बात और सुनिएगा, क्योंकि तीनों होमोजीनियस हैं तो तीनों को कॉमन सोल्यूशन 0 0 0 0 0 0 0 जरूर होगा, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त कोई सोल्यूशन है कि नहीं, ये आपको ढूंढना है। तो आपने क्या देखा कि a1 a2 a3 अगर 0 0 यानी k को हम 0 ले लें तो a1 a2 a3 तीनों 0, तीनों के सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम k को 0 न लें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब मिला जुला करके इन तीनों को कॉमन सोल्यूशन कौन है, केवल k बराबर 0 के लिए ही है। इसका मतलब a1 a2 a3 तीनों अगर 0 होगा तभी इन तीनों का सोल्यूशन रहेगा। इसका मतलब तीनों का सोल्यूशन केवल a1 a2 a3 0 है, ठीक है। और अगर तीनों 0 है तो आप इनको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या करिएगा, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, 1 3 2 1 2 3 समथिंग समथिंग, ये जो है इसको लिख लीजिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी तो डायरेक्टली आप देख लीजिए, आगे बताऊंगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो अगर इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा ना, तो समझ लीजिएगा सारे वेक्टर LI है। LI मतलब कि a1 a2 a3 की वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी, यानी इनका केवल जीरो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा रैंक वैंक बताने के बाद, क्योंकि अभी एडवांस बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर इनका डिटर्मिनेंट आपने लिया, अगर नॉन जीरो आया तो बिना सॉल्व किए ही a1 a2 a3 की वैल्यू जीरो लिख दीजिएगा। और जीरो लिखते ही x1 x2 x3 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। आप सबके पास बुक होगी, आप उस बुक में जरा देखिएगा वेक्टर ले लेकर के कि कैसे आप वो दिए गए सेट को LI या LD दिखा सकती हो, ठीक है। अब आगे की बात, अब सुनिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा। रो रैंक
रो रैंक और कॉलम रैंक ये सब, ठीक है। तो रो रैंक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, रो रैंक कहते हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके 3 वेक्टर हो गए, 1 2 3, तो ये तीनों रोज वेक्टर हो गए। अब इनमें ये देखना है कि कितने एलआई होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहले आप 2 को चेक करिए, a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर 0। तो इस तरीके से चेक किया, चेक करके देखिए, पर सबको 0 किया, सॉल्व किया, a1 इंटू 0 आ गया। तो क्या हो गया, x1 और x2 क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो यानी 2 वेक्टर चेक कर लिया आपने। अब आप 3 वेक्टर को चेक करिए, तीनों को चेक किया, तीनों को जैसे मैंने बताया ना अभी उसी तरीके से चेक किया, तो तीनों 0 आ गए। इसका मतलब x1 x2 x3 क्या हो गया, एल आई। तो कितने मैक्सिमम एल आई हुए, 2 ठो कि 3 ठो, तो 2 ठो भी थे 3 ठो भी हैं, हमें तो मैक्सिमम लेना है। तो तीनों हो गए, तो इसलिए इसका जो रो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में।